और ही मंजूर था। सैलाब पहले से भी ज्यादा तेज हो चुका था, जिसकी वजह से मंगेश और रज्जो घर से बाहर नहीं निकल सके। वे दोनों सैलाब के साथ ही बह गए। एक पल की देरी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उधर मधुसूदन रोता हुआ बोला, हे भगवान, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। अब मेरे पास सिर्फ मेरी पोती मुन्नी ही बची। भगवान उसकी रक्षा करना। सैलाब पहले से भी ज्यादा तेज हो रहा था। मधुसूदन अपनी पोती मुन्नी को लेकर वहाँ से चला गया और एक सुरक्षित जगह पर जाकर बैठ गया। वहाँ एक आदमी आया। उसने मधुसूदन से कहा, चाचा, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो? आपका चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। सब ठीक तो है ना? बेटा, मैं तुझे क्या बताऊं, हमारे गांव में सैलाब आया था। ऐसा सैलाब कि सब कुछ बहा ले गया। मेरा बेटा और बहू दोनों सैलाब में बह गए। हमारा घर भी बर्बाद हो गया। अब मेरे पास कोई ठिकाना नहीं बचा जहां मैं अपनी पोती को रख सकूं। मेरी पोती ने और मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। चाचा, आप इसकी चिंता मत करो। पास के गांव में एक धर्मशाला है जहां सरकार के लोगों ने उन सभी के लिए ठहरने का इंतजाम किया है जिनके गांव में सैलाब आया था। वहां खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था है। चाचा, आप अपने पोते को लेकर वहीं चले जाइए। जब तक आपके गांव से सैलाब नहीं उतरता, आप वहां आराम से रह सकते हो। वहां और भी लोग हैं। आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा। बेटा, यह तो बहुत अच्छा हुआ जो तुमने मुझे बता दिया। जल्दी से बाहर आओ। क्या हुआ वीरपाल? तुम इतनी बारिश में यहाँ क्या करने आए हो? सब ठीक है ना? चाचा, जल्दी से अपना घर खाली कर दो। गांव में सैलाब आ गया है। किसी सुरक्षित जगह चले जाओ। सब लोग गांव छोड़कर जा चुके हैं। बस हम ही रह गए हैं। जल्दी से अपना घर खाली कर दो। इतना कहकर वीरपाल वहाँ से चला गया और मधुसूदन चाचा ने अपने बेटे और बहू से कहा, बेटा मंगेश, जल्दी से अपना जरूरी सामान ले लो। गांव में बहुत बड़ा सैलाब आ गया है जिसके बारे में अभी अभी वीरपाल बताकर गया है। हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। किसी सुरक्षित जगह जाना जरूरी है। ठीक है पिताजी, मैं और रज्जो अपना जरूरी सामान निकाल लेते हैं। आप मुन्नी को अपने साथ लेकर जल्दी से बाहर चले जाइए। हम भी तुरंत आपके पीछे आ जाएंगे। चिंता मत कीजिए, हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। बस 2 मिनट में चलते हैं। ठीक है बेटा, मैं मुन्नी को लेकर बाहर जा रहा हूँ। तुम और रज्जो जल्दी से अपना जरूरी सामान ले लो और बाहर आ जाओ ताकि हम सब मिलकर किसी सुरक्षित जगह जा सकें। ज्यादा देर मत लगाना, समय बहुत कम है। इतना कहकर मधुसूदन मुन्नी को अपने साथ लेकर घर से बाहर चले गए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सैलाब पहले से भी ज्यादा तेज हो चुका था, जिसकी वजह से मंगेश और रज्जो घर से बाहर नहीं निकल सके। वे दोनों सैलाब के साथ ही बह गए। एक पल की देरी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उधर मधुसूदन रोता हुआ बोला, हे भगवान, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। अब मेरे पास सिर्फ मेरी पोती मुन्नी ही बची। भगवान उसकी रक्षा करना। सैलाब पहले से भी ज्यादा तेज हो रहा था। मधुसूदन अपनी पोती मुन्नी को लेकर वहाँ से चला गया और एक सुरक्षित जगह पर जाकर बैठ गया। वहाँ एक आदमी आया। उसने मधुसूदन से कहा, चाचा, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो? आपका चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। सब ठीक तो है ना? बेटा, मैं तुझे क्या बताऊं, हमारे गांव में सैलाब आया था। ऐसा सैलाब कि सब कुछ बहा ले गया। मेरा बेटा और बहू दोनों सैलाब में बह गए। हमारा घर भी बर्बाद हो गया। अब मेरे पास कोई ठिकाना नहीं बचा जहां मैं अपनी पोती को रख सकूं। मेरी पोती ने और मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। चाचा, आप इसकी चिंता मत करो। पास के गांव में एक धर्मशाला है जहां सरकार के लोगों ने उन सभी के लिए ठहरने का इंतजाम किया है
जिनके गांव में सैलाब आया था। वहां खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था है। चाचा, आप अपने पोते को लेकर वहीं चले जाइए। जब तक आपके गांव से सैलाब नहीं उतरता, आप वहां आराम से रह सकते हो। वहां और भी लोग हैं, आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा। बेटा, ये तो बहुत अच्छा हुआ जो तुमने मुझे बता दिया, वरना मैं और मेरी पोती यहीं भूखे मर जाते। कोई बात नहीं चाचा, आप जल्दी से वहां चले जाओ और जब तक गांव से सैलाब नहीं उतरता तब तक वहीं पर समय बिताओ। वहां आपको आराम भी मिलेगा और पोती को भूखा भी नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है बेटा, मैं अभी चला जाता हूँ। फिर मधुसूदन अपनी पोती को लेकर वहां की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर चलने के बाद जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि गांव का कलेक्टर खड़ा है। पहले तो मधुसूदन डर गया, लेकिन फिर हिम्मत करके उसने कलेक्टर से कहा, बेटा, ये वही धर्मशाला है जहाँ वे लोग रह रहे हैं जिनके गांव में सैलाब आया था। हाँ चाचा, ये वही धर्मशाला है जिसकी आप बात कर रहे हो। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? पर आप यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा, हमारे गांव में भी सैलाब आया था, जिसकी वजह से हमारा पूरा गांव सैलाब के साथ बह गया। मुझे यह पता चला था कि जिन लोगों के गांव में सैलाब आया है, सरकार ने उनके लिए इस धर्मशाला में जगह दी है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। हाँ चाचा, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ वही लोग रह रहे हैं जिनके गांव में सैलाब आया था। आप भी यहाँ रह सकते हैं। अब आप अंदर चले जाइए, वहाँ आपको आपका कमरा दिखा दिया जाएगा। फिर मधुसूदन धर्मशाला के अंदर चला गया। वहाँ उसे एक आदमी मिला। उस आदमी ने मधुसूदन को उसका कमरा दिखाया। मधुसूदन अपने कमरे में चला गया और फिर उसने उस आदमी से कहा, बेटा, मेरी बात सुनो। जी चाचा, बोलिए। बेटा, मैंने और मेरी पोती ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। अगर कुछ खाने को हो तो हमारे लिए ले आओ, हमें बहुत भूख लगी है। चाचा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी खाने के लिए कुछ ले आता हूँ। सरकार ने सब कुछ आप लोगों के लिए ही दिया है। अगर आप नहीं खाएंगे तो फिर कौन खाएगा? फिर वह आदमी वहाँ से चला गया और कुछ समय बाद खाना लेकर वापस आया। उसने वह खाना मधुसूदन को दे दिया और वहाँ से चला गया। फिर मधुसूदन और उसकी पोती ने पेट भरकर खाना खाया। खाना खाने के बाद मधुसूदन की पोती ने मधुसूदन से कहा, दादाजी, मम्मी और पापा कब तक आएंगे? कितना समय हो गया है, वह अभी तक क्यों नहीं आए? मुन्नी की बात सुनकर मधुसूदन की आंखों में आंसू आ गए। फिर वह नरम आवाज में बोला, बेटा, अब तेरी माँ और पिताजी यहाँ नहीं आएंगे। वो अब भगवान के पास चले गए हैं और अब वहीं रहेंगे। तू चिंता मत कर, मैं तो तेरे साथ हूँ ना। दादाजी, क्या माँ और पिताजी हमें छोड़कर चले गए हैं? नहीं मुन्नी बेटा, वह हमें छोड़कर नहीं गए, बल्कि भगवान ने उन्हें अपने पास खुद बुला लिया है। इसीलिए वह अब यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि भगवान ने उन्हें अपने पास ही रख लिया है। जिन्हें भगवान अपने पास बुला लेते हैं, वह दोबारा इस दुनिया में नहीं आ सकते। काफी देर तक मधुसूदन और उसकी पोती ने बातें की। बातें करने के बाद वहीं पर दोनों ने रात बिताई। सुबह होते ही मधुसूदन अपने कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा कि वहाँ कई लोग जमा थे। वह उनके पास गया और उनसे बातें करने लगा। उनमें से एक आदमी ने कहा, चाचा, आप कौन से गांव के हो? और मैंने आपको कल आते हुए देखा था। आपके साथ सिर्फ एक छोटी सी बच्ची थी। आपका बाकी परिवार कहाँ है? वो यहाँ क्यों नहीं आए? मेरे परिवार में मेरा एक बेटा, बहू और एक पोती थी। जब सैलाब आया तो वह बहुत तेज था। मैं और मेरी पोती तो बच गए, लेकिन मेरा बेटा और बहू सैलाब अपने साथ बहा कर ले गया। अब मैं और मेरी पोती ही बच सकें। चाचा, आपकी बात सुनकर दिल को बहुत दुख हुआ। आपका जवान बेटा भगवान को प्यारा हो गया। भगवान आपको सब्र दे और आपके बेटे बहू की आत्मा को शांति दे। हम सब आपके साथ हैं। हमने आप सभी लोगों के गांव के बारे में जानकारी ली है। आप सभी के गांव में अब सैलाब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब आप सभी लोग अपने गांव वापस जा सकते हैं। आपको सरकार की तरफ से पैसे भी मिलेंगे, जिससे आप सभी लोग अपना नया घर बनाकर वहां रह सकेंगे। बेटा,
ये तो ठीक है कि हम अपने घर वापस चले जाएंगे, लेकिन वह पैसे हमें कब मिलेंगे जिनके बारे में तुम कह रहे हो? क्योंकि अभी हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है जिससे हम अपना घर दोबारा बना सकें। चाचा, आप सब लोग इस बात की चिंता मत कीजिए। आप सभी को आज ही पैसे मिलेंगे। जब आप यहाँ से जाएंगे तो मैं आपको पैसे देकर ही रवाना करूंगा, ताकि आप सब लोग अपना नया घर बना सकें। कलेक्टर से पैसे लेने के बाद सब लोग अपने अपने गांव वापस चले गए और वहां जाकर अपना नया घर बना लिया। और मधुसूदन चाचा भी पहले की तरह अपनी जिंदगी जीने लगे। वह खेती बाड़ी करके अपना घर चलाते थे। एक दिन वह एक बबूल का छोटा सा पेड़ घर ले आए और उसे अपने घर के सामने लगा दिया। और मुन्नी ने मधुसूदन से कहा, दादाजी, आप इस बबूल के पेड़ को घर के सामने क्यों लगा रहे हो? मुन्नी बेटे, ये बबूल का पेड़ जब बड़ा हो जाएगा तो हमें सहारा देगा, इसलिए मैं इसे अपने घर के सामने लगा रहा हूँ। दादाजी, यह पेड़ हमें कैसा सहारा देगा जिसकी आप बात कर रहे हो? भला पेड़ हमें कैसे सहारा दे सकता है? बेटा, हर 2-3 साल बाद जब बारिश बहुत ज्यादा होती है तो हमारे गांव में बहुत बड़ा सैलाब आता है, जिससे बहुत नुकसान होता है। इसीलिए मैं इस बबूल के पेड़ को अपने घर के सामने लगा रहा हूँ। जब ये बबूल का पेड़ बड़ा हो जाएगा तो मैं इसके ऊपर एक छोटी सी झोपड़ी बनाऊंगा, और जब सैलाब आएगा तो हम वहीं अपना समय बिताएंगे और हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है दादाजी, लेकिन क्या यह पेड़ हमें सच में सहारा देगा? हाँ बेटा, यह हमें जरूर सहारा देगा जब ये बड़ा हो जाएगा। मधुसूदन और उसकी पोती ने थोड़ी देर बातें की, फिर वे दोनों वापस घर चले गए। जब गांव के लोगों को पता चला कि मधुसूदन अपने घर के सामने एक बबूल का पेड़ लगा रहा है जो उसे आने वाले समय में सहारा देगा, तो उनमें से कई लोग आपस में बातें करने लगे। मधुसूदन काका का अपने बेटे और बहू की मौत के बाद दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है जो वह ऐसे काम कर रहा है। भला बबूल का पेड़ उसकी आने वाले समय में कैसे रक्षा कर सकता है? हाँ भाई, तुमने सही कहा। मुझे भी अब यही लग रहा है कि मधुसूदन काका का दिमाग खराब हो गया है। मुझे तो लगता है कि मधुसूदन काका को अब किसी डॉक्टर की जरूरत है जो वह ऐसे उल्टे सीधे काम कर रहा है। भगवान उसका भला करे। मुझे भी यही लगता है कि मधुसूदन काका को डॉक्टर की जरूरत है, न कि बबूल के पेड़ की, जो आने वाले समय में उसे सहारा देगा। गांव वाले लोग आपस में बातें करने लगे, लेकिन मधुसूदन को उन लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह रोज अपना काम करता और लौटने पर उस पेड़ को पानी देता। लेकिन गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो मधुसूदन के इस काम से सहमत थे। वे लोग भी मधुसूदन की तरह अपने घरों के सामने बबूल का पेड़ लगाना चाहते थे। वे मधुसूदन के पास आए और बोले, मधुसूदन, हमें भी बताओ कि तुम यह बबूल का पेड़ अपने घर के सामने क्यों लगा रहे हो, और यह आने वाले समय में हमारी कैसे मदद करेगा और हमें सहारा कैसे देगा? मैं ये बबूल का पेड़ इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हमारे गांव में हर 2-3 साल में एक बड़ा सैलाब आता है, जिससे हमें बहुत नुकसान होता है। लेकिन इस बार जब भी सैलाब आएगा तो मैं अपना समय इसी पेड़ पर बिताऊंगा। मैं इस पेड़ पर एक छोटी सी झोपड़ी बना लूंगा ताकि मेरी और मेरे घर की रक्षा हो सके। मधुसूदन की बात से सभी लोग बहुत सहमत हुए। फिर उन्होंने मधुसूदन से कहा, मधुसूदन काका, आपने हमें आज एक बहुत बड़ी बात समझाई। हम भी आपकी तरह अपने घरों के सामने बबूल का पेड़ लगाएंगे ताकि हम भी आने वाले समय के लिए तैयार रहे। फिर अगले दिन से उन सभी लोगों ने अपने घर के सामने बबूल का पेड़ लगाना शुरू कर दिया। कुछ समय ऐसे ही बीतता गया। बबूल के पेड़ बड़े हो गए। फिर मधुसूदन जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गया। वह लकड़ियां काटकर वापस आया तो गांव के एक आदमी ने मधुसूदन से कहा, चाचा, मैं आपको कई दिनों से देख रहा हूँ। आप रोज खेत में काम करने के बाद जंगल में जाते हो और लकड़ियां काटकर यहाँ लाते हो। आप कितने दिनों से यहाँ लकड़ियां इकट्ठा कर रहे हो? आप इतनी ज्यादा लकड़ियों का क्या करोगे?
बेटा, तुम्हें तो पता ही है कि मैंने अपने घर के सामने बबूल का पेड़ क्यों लगाया है। और ये जो लकड़ियां मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, इन्हीं लकड़ियों से मैं बबूल के पेड़ के ऊपर अपने लिए झोपड़ी बनाऊंगा। चाचा, यह तो बहुत अच्छा हुआ कि आपने मुझे बता दिया। अब मैं भी वैसा ही करूंगा। जैसे मैंने पहले आपको देखकर अपने घर के सामने बबूल का पेड़ लगाया था, वैसे ही अब मैं भी लकड़ियां इकट्ठा करके झोपड़ी बनाऊंगा और मैं गांव के सब लोगों को भी बता दूंगा, ताकि वे भी आपकी तरह लकड़ियां इकट्ठा करके अपनी झोपड़ियां बना लें, ताकि जब गांव में फिर से तेज बाढ़ आए तो वे वहां रह सके। ठीक है बेटा, तुम सबको बता दो। फिर बीरपाल वहां से चला गया और उसने सभी गांव वालों को बता दिया। सभी गांव वालों ने वैसा ही किया जैसा बीरपाल ने उन्हें बताया था। थोड़े ही समय में सबने अपनी झोपड़ियां पूरी तरह से तैयार कर लीं और अब वे निश्चिंत थे कि अगली बार जब भी बाढ़ आएगी वे और उनके परिवार सुरक्षित रहेंगे। कुछ ही समय बाद वैसा ही हुआ जैसा मधुसूदन ने सोचा था। काले बादल पूरे गांव पर छा गए। बारिश बहुत तेजी से होने लगी। मधुसूदन ने अपनी पोती से कहा, बेटा, वो वक्त आ गया है जिसके लिए हमने ये सारी तैयारी की थी। घबराना मत, अपनी झोपड़ी में चलो। यहाँ हम सुरक्षित रहेंगे। भगवान ने अगर हमें पहले बचाया है तो आगे भी हमारी रक्षा करेगा। हाँ दादाजी, आपने सही कहा। अब हम अपने पेड़ के ऊपर जो झोपड़ी है वहाँ चलेंगे और जब तक सैलाब पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता हम वहीं पर अपना समय बिताएंगे। हाँ मुन्नी, तुम अब जल्दी से जरूरी सामान ले लो और खाने पीने का सामान भी साथ ले लो। अब जब तक सैलाब पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता हम वहीं रहेंगे और खाना पीना भी वहीं करेंगे। फिर मधुसूदन और उसकी पोती ने अपना सारा जरूरी सामान लिया और अपनी नई झोपड़ी में चले गए। वहाँ बीरपाल भी आ गया। बीरपाल ने मधुसूदन से कहा, चाचा, मैं भी तैयार हूँ। मैंने भी अपने घर वालों के साथ झोपड़ी में जगह बना ली है। आपकी बात मानकर हम सब ने पहले से ही तैयारी कर ली थी। अब हमें किसी बात का डर नहीं है। हाँ बीरपाल, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुमने पहले ही पूरी तैयारी कर ली। लेकिन अब तुम एक काम और करो। जो लोग अभी तक अपना सामान अपनी झोपड़ियों में नहीं ले गए, तुम उन्हें जल्दी से जाकर बता दो कि वे अपना सामान तुरंत झोपड़ी में ले जाएं और वहीं रहे, क्योंकि सैलाब कभी भी आ सकता। ठीक है चाचा, मैं अभी जाकर सबको बता देता हूँ। फिर बीरपाल वहाँ से चला गया और जाकर सभी गांव वालों को बता दिया। फिर सभी गांव वालों ने अपना सारा सामान झोपड़ियों में रखा और खुद भी झोपड़ियों में चले गए। फिर से सैलाब पहले की तरह बहुत तेज आया, लेकिन इस बार सब बच गए। किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। जब सैलाब पूरी तरह से खत्म हो गया तो सरकार के लोग फिर से उस गांव में आए। अरे ये क्या? यहाँ तो लगता है सैलाब बहुत तेज आया था, इसीलिए यहाँ कोई घर नहीं बचा। सिर्फ ये बबूल के पेड़ ही खड़े हैं। और ये इतने सारे बबूल के पेड़ किसने लगाए हैं? और इनके ऊपर ये झोपड़ियाँ कैसे बनी हैं? सर जी, मुझे तो लगता है कि ये सभी लोग उन पेड़ों के ऊपर बनी झोपड़ियों में ही रह रहे हैं। अच्छा, तुम अभी जाओ और उन सब लोगों को बुलाकर मेरे पास लेकर आओ। फिर उस कलेक्टर ने, जिसे सरकार ने भेजा था, उन सभी लोगों को बुलाने के लिए एक आदमी को भेजा। फिर वह आदमी सभी गांव वालों को बुलाकर ले आया। इसके बाद कलेक्टर ने उन सभी गांव वालों से कहा, चाचा, क्या आप वही लोग हैं ना जो पिछली बार धर्मशाला में रह रहे थे, जहां सरकार ने रहने के लिए जगह दी थी? हाँ बेटा, हम वही लोग हैं जो पिछली बार उस धर्मशाला में रह रहे थे। आप सब ने जो समझदारी और पहले से तैयारी की वो सच में बहुत सराहनीय है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो शायद ये सैलाब बहुत नुकसान करता। हम आप लोगों की समझदारी से सीख सकते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं से कैसे निपटना चाहिए। सरकार आपकी मदद जरूर करेगी। आपका बहुत धन्यवाद बेटा, जो आप इस बार फिर हमारी मदद करने के लिए यहाँ आ गए। चाचा, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। ये तो हमारा फर्ज है कि हम आपकी मदद करें।
फिर उस कलेक्टर ने एक बार फिर से उन सभी गांव वालों की मदद की और उन्हें पैसे दिए ताकि वे अपना घर फिर से चला सकें। इसके बाद वह वहां से चला गया। सभी गांव वाले पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगे। फिर मधुसूदन चाचा अपने बेटे और बहू को याद करते हुए भगवान से उनकी